हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज लेके आई हूँ, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था भैया। ये मेरे को तो ये मोटिवा का तो हिसाब समझ में ही नहीं आता। कभी गौतम के खिलाफ नज़र आती है, कभी गौतम के साथ नज़र आती है। वे कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा, इसका कुछ नहीं समझ में आता। ये कब किस तरफ को बैठ जाएगी, किस तरफ को लुढ़क जाएगी, मोटिवा का समझ में ही नहीं है। बिल्कुल नहीं समझ में, ये तो बिल्कुल समझ के परे हो गई है। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एक जगह तो स्टैंड ले ले। और अभी भी उसको गौतम को डिफेंड करने पे लगी पड़ी है। और उधर अनुपमा कान्हा जी से शिकायत कर रही है कि अब मेरे से इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं, और झूठा इल्ज़ाम। और ये जब इसने आके बंकू और जया को बताया है, तो शायद मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे ऐसा लगा कि इसने दिग्विजय सूद ने भी सुना है। और मुझे ऐसा लगा है, बाकी मैं भी हो सकता है मैं गलत हूँ। और ये कान्हा जी से शिकायतें कर करके कह रहे कि मैं आपकी परीक्षा लेते नहीं थकेंगे, तो मैं भी नहीं थकूंगी। मतलब शिकायतें तो भाई अनुपमा उन्हीं से कर सकती है जिनको वो अपना मानती है, बाकी किसी और को तो अपना समझती है नहीं। और आज जब राही ने गौतम पर इल्ज़ाम लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, लेकिन उसको तो सिर्फ मोटिवा को तो पता नहीं गौतम में जाने कौन से हीरे मोती जड़ गए हैं, या उसने ऐसा क्या कर दिया है गौतम ने कि ये गौतम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। पता नहीं भैया, कुछ ऐसा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इसमें झोल है। क्या है क्या नहीं है भैया, ये तो अब गौतम जाने और मोटिवा जाने। पर जिस औरत ने अपनी सगी पोती की बलि चढ़ाने वाली थी वैसे भी, और जो है कि गौतम से तलाक मत लो, और उसको बार बार मेंटली वो करती थी, ब्लैकमेल कि इमोशनली ब्लैकमेल की, हमारा बिजनेस तलाक का, तेरे पापा का बिजनेस डूब जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं, लेकिन प्रार्थना ने अनुपमा के उसमें आके और हिम्मत दिखाई और गौतम से अलग हो गई। और जैसा कि हमने सुनने में भी आया है, अब क्या सच है क्या नहीं, कि जैसे ये लोग मंदिर गए थे और वहाँ अनुपमा के ऊपर ये जो एक्सीडेंट था, ये शायद अनुपमा के लिए ही होने वाला था, लेकिन प्रार्थना बीच में आ गई और उसकी जान चली गई। और जो हमें सुनने में आया है वो ये है कि अब क्या सच है क्या झूठ है, वो तो आगे ही पता चले। प्रेम और राही माही को ढूंढने निकले हैं, और माही इनको मिल भी गई, और वो कह रहे कि मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना, लेकिन उसके हाथ नहीं मरना चाहती। मैं वो जब उसने कहा कि मैं कहाँ रहूँगी, उसने कहा प्रेरणा के साथ रह लो, लेकिन कह रहे वहाँ पर भी तो खतरा है और मैं उसके लिए खतरा नहीं बन सकती। तो वहाँ पर कह रहे मैं किस मुँह से बाबा जी के पास जाऊँ, और जब मैंने उनके साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं है, तो फिर मैं उनके साथ किस मुँह से उनके साथ जाऊँ, उनके पास जाऊँ, और मेरा तो कोई ठिकाना नहीं। अब ये देखते हैं कि राही इसका क्या तोड़ निकालती है, कहाँ इसको रखती है, कैसे रखती है। ये अब क्योंकि जिस तरह से इसको सोच में डूबा दिखाया है, वो अब आगे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इधर पॉल और रोजी दोनों दिग्विजय के घर पर आ गए, और आज जिस तरह से दिग्विजय ने वो पहले तो पॉल उसके सावी के जो नाम के जो पौधे हैं उसको तोड़ने चला, तो अनुपमा बाहर आ गई है, और जैसे उसको मारने के लिए डंडा उठाया है पॉल ने, तो दिग्विजय ने आके जिस तरह से उसका हाथ पकड़ा है ना, कि अपना हाथ छोड़ा नहीं पाया, और कह रहा है कि मैं तू मेंटल और जो भी है, मतलब तो। और क्या कह रहे हैं कि ये हम बाहर से आए हुए हमारी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। अरे रोजी रोटी तो तुमने अनुपमा की छीनी है, वो तो शांति से अपना काम करना चाहती थी, पर हर जगह से तो तुमने उसे निकलवाया है। वो जिस मकान में रहती थी वहाँ से तुमने निकलवाया,
जिस उसमें तुम ये जहाँ जहाँ इसने काम किया वहाँ वहाँ पॉल ने आके इसको काम से निकलवा दिया और ये कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। मतलब ये ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इनका सही है। मतलब कुछ भी सारे गलत काम करो तुम और नाम अनुपमा का लगा दो, ये कहाँ का न्याय है भाई। और उसको पीछे हाथ पकड़ के पीछे धकेलता हुआ नीचे तक ले आया है और कह रहे हैं कि तुम समझौता नहीं, जब जो भी था कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरे उसको तरफ आंख उठा के देखा तो जो मतलब वो डायलॉग उसका दिग्विजय सूद का बहुत अच्छा था कि आंख उठा के देखो तो आंख निकाल दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, हाथ उखाड़ दूंगा, अच्छा था। और अनुपमा उनको उसको थैंक यू करी, लेकिन तब तक वो फिर अंदर चला गया और उन लोगों का सामान बाहर ला के रख दिया है। फिर मुझे अपने घर में शोर पसंद नहीं है, शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे इन लोगों के आने से इसके घर में का जो सूनापन है वो दूर हुआ है, जो बिल्कुल ये एकदम से ना कुछ बोलना ना चलना किसी से। अरे कुछ तो इसके जीवन में बदलाव आया ही है ना। ये कहा था कि मैं बदलना नहीं चाहता, मैं बदलाव नहीं चाहता, मैं कुछ ही नहीं चाहता, तो कुछ तो बदलाव आया ही है ना उसके जीवन में। और ये पक्का है कि इसको ये अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन अनुपमा और जया इसके घर से चले गए, इसको ये इनका जाना बहुत खलेगा और कभी ना कभी तो ये लोग यहाँ से जाएंगे ही ना। अभी नहीं जा रहे ना सही, पर कभी तो अनुपमा और जया यहाँ से जाएंगे। और जब दिग्विजय ने उसको अनुपमा को जाने के लिए कहा है, तो बंकू उसके फेवर में आया है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। और वो आज अनुपमा का एक डायलॉग बहुत ही अच्छा था कि आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ना मेरे खुददारी के खिलाफ है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। और इस चलो मैं तो सड़क पर रह लूँगी, इस बच्चे को तो आप अपने पास रख लो। और बाकी अब क्योंकि जो रिकैप दिखाया जा रहा है उसमें तो वही है कि ये उसके उसमें ही है और वो बंकू को आवाज़ लगा रहा है। खैर आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। अनु घर जा रही है और वो सोच रही है कि आखिर उसके साथ ही हर बार क्यों ये सब होता है। तब वो राधा कृष्ण का मंदिर देखती है तो वहाँ जाके बात करती है कि मैं कहती हूँ कि आप मेरे साथ और कितनी परीक्षाएं लेंगे। मैं परीक्षा देते देते थक गई, लेकिन आप परीक्षा लेते लेते नहीं थक रहे। आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया जो इस अभी भी मैं सब कुछ भुगत रही हूँ, मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। और ये डायलॉग जो अनुज को दिखाना कि पहली बार मेरे ही बेटे ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त तो मेरे साथ अनुज थे, इस बार तो मैं पूरी तरह अकेली हूँ। और अनु का ये डायलॉग बहुत कुछ बताकर चला गया कि अनुज मेरे पास नहीं बट मेरे साथ तो थे। अनु को यकीन था कि वो उसे बचा लेगा और मुझे कुछ नहीं होने देंगे, ये यकीन था। लेकिन आज अनु पूरी तरह अकेली थी और ये भी कहा कि आखिर मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में आज तक मैं भुगत रही हूँ, कि मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों होता है। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना किसी के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन मेरे साथ हर बार गलत होता है। और यहाँ पे सब लोग माही को ढूंढ रहे हैं और ताई ने भी कहा कि पूरा सामान बिखरा पड़ा है, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। और माही घर छोड़कर चली गई और ये वसुंधरा और गौतम के क्या आंखों के इशारे हो रहे कि सब ठीक है। क्या है आखिर वसुंधरा का राज जो गौतम को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अपने बेटे पोते सबसे ऊपर गौतम को रखा है, क्यों भाई? ये शरीफ है? अरे चोर को साहूकार बनाकर तुमने अपने घर में रखा है वसुंधरा कोठारी, बहुत पछताओगी, खून के आंसू रोओगी तुम एक दिन। और राही और प्रेम माही को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तो राही ने पहला कदम उठाया, लेकिन माही ने पहला कदम उठाया, लेकिन अब आगे साथ तो देना बनता है। तो राही तो जिस तरीके से माही का साथ दे रही है, ऐसा लगा कि वो दूसरी अनुपमा है। लेकिन प्रेम क्या कर रहा है? प्रेम कुछ बोलता क्यों नहीं? और सही कहा अंजू जी
कि प्रेम और अनुज में बहुत फ़र्क है। भले अगर अनुज को लगा कि अनु गलत करे, फिर भी वो उसके साथ खड़ा रहता था। उसे पता था कि अनु कभी गलत कर ही नहीं सकती, गलत का साथ नहीं दे सकती। अगर उसने कुछ कहा है तो उसमें कोई बात तो होगी। और प्रेम ने क्या किया, ना अपनी बहन का कभी साथ दिया, जानते हुए कि उसका पति उसे मारता है, सब कुछ जानता था। अरे यहाँ तक कि तुम्हारी बहन खुद सुसाइड करने गई थी जब अनुपमा ने बचाया था, तब भी तुमने क्या किया? तुमने आर्यन के टाइम पर भी कोई स्टेप नहीं लिया। जो किया राही और अनुपमा ने किया। सबको बताया कि आर्यन पराग जी का बेटा है, तब भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारा भाई ड्रग्स लेता था, ये बात तुम्हें नहीं पता। और माही के साथ भी तुम राही से प्यार करते थे, ये तक बताने की तुम्हें हिम्मत नहीं थी अनुपमा को कि वो माही से शादी नहीं करेगा। और जब तुम पर कोई भी बात आती है तो तुम बराबर स्टैंड लेते हो। और सही कहा अंजू जी, उस वक्त वो लोग मुंबई जाने वाले थे होटल मैनेजमेंट का ही कोर्स करने, उसकी पढ़ाई करने, और जिसका कागज लेटर वसुंधरा ने जलाया था, तब वो घर छोड़कर चला गया था। तो क्या खुद पर कुछ बीतेगी तभी स्टैंड लोगे? घर के मेंबर के ऊपर कुछ होगा, उसके साथ कोई अत्याचार होगा तो तुम साथ नहीं दोगे? प्रेम कभी भी अनुज बन नहीं सकता। अनुज अनुज है, उसका चार्म अलग था। वो अनुपमा के साथ हर अच्छे बुरे हर वक्त उसके साथ खड़ा था, पहले दोस्त बनकर बाद में पति बनकर। तो प्रेम तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि मान एक आइकॉनिक जोड़ी है, उसके मुकाबले आज तक कोई भी जोड़ी नहीं आ पाई है। और यहाँ पर पॉल आ गया है उसे यहाँ से निकालने के लिए। जिस तरीके से वो धमका रहा था, उसके साथ ये कर रहा था, और अनुपमा ने इशारा किया बंकू को और सब लोग अंदर चले गए, तब वो दरवाज़ा ठोक रहा था। अनु ने चुपके से खिड़की से बाहर देखा तो वो धमका तो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सावी वाला जो गमला उठाया, इसलिए अनुपमा बाहर आई। बंकू और उसको जया को बोला कि तुम अंदर ही रहना। और वो उसने जिस हिम्मत के साथ पॉल का सामना किया वो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसने उसे गिरा दिया और उसके सर में भी चोट लगी। और जब वो डंडे से मारने जा रहा था तब भी वहाँ पर दिग्विजय आ गए। ये पॉल खुद को क्या समझता है कि एक अकेली औरत को मार रहा है? शर्म आनी चाहिए। मर्द होकर एक औरत पर हाथ उठा रहे हो अकेली देखकर, शर्म से डूब मरो तुम। खुद को मर्द बोलते हो, तुम तो ना मर्द हो। और क्या कहा दिग्विजय को? ये मेंटल केस है, तो इससे बचकर फिर रहना। और आज के बाद अगर तुम मेरे इस एरिया के अंदर आए तो तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं पागल हूँ? मेंटल केस हूँ ना। इस पागल आदमी का पागलपन भी देखोगे। जिस तरीके से उन्होंने बाहर निकाला है ना पॉल को, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अरे तुम हाथ तक नहीं छोड़ा पाए अपने दिग्विजय का हाथों से, तो तुम क्या मर्द हो? अगर दिग्विजय जाते तो एक ही पल में तुम्हारी गर्दन मरोड़ देते। लेकिन ये गलत किया दिग्विजय जी ने। अनुपमा का सामान बाहर नहीं फेंकना चाहिए था। जब उसने बता दिया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो पॉल कर रहा है, और लगे तो ये भी कह दिया कि जया को अंदर रख लीजिए, मैं बाहर रह लूँगी। आप जानते हैं कि पॉल उसके पीछे हाथ धोकर लगा है, तो रोजी उसकी बीवी है, उसने उसे कंपोज से होटल में से भी निकाल दिया है। फिर आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। अब देखते हैं कि दिग्विजय क्या फैसला लेते, क्योंकि प्रीकेप में तो दिखा दिया कि वो आवाज़ देते, और आवाज़ देते तो उनको होटल, अब वो खोल रहे हैं उनका कैफ़े। तो अनु अंदर जाके देखती है तो बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि है क्या ये मोटी बात, समझ में नहीं आ रही, समझ से बाहर हो गई है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने सुजाता जी। पल में तोला पल में माशा, और कैसे परसों के सीन में गौतम को धमका रही थी, कैसे आज के एपिसोड में उसको इशारे कर रही है कि डरने की बात नहीं है, तो नहीं समझ में आ रही। बिल्कुल करेक्ट है। और जिस घर के बड़े समझ में ना आए तो वो घर बर्बाद ही होता है, तो वही नजर आ रहा है।
तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। और ख्याति जी, आपने भी वसुंधरा कोठारी के बारे में बिल्कुल सही कहा है कि उसने चोर को साहूकार बना के रखा हुआ है। जानती है चोर है, कर चुका है चोरी, सब कर चुका है। वसुंधरा कोठारी उसके सारे के सारे कार्य देख चुकी है, मगर फिर भी तो हाय हाय, ये मजबूरी है या क्या है पता नहीं। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। जी ना जी, मैं सोच रहा अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये मैं विद्या के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन ये पोदार हाउस में क्या सब जो मर्द हैं क्या ऐसे ही बेकार है, दिमाग चला गया? हाँ, अच्छा हुआ आर्यन के लिए परिवार होना चाहिए, दिशा के लिए नहीं। अब एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कितना आसानी से कह दिया कि काजल भी भूल जाती है कि अभी भी अपने मायके में रह रही है और ये घर जमाई बैठ के रह गए। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो किस हक से ये लोग बोल रहे हैं? अभी भी मायरा गलत फहमी शिकार है और मायरा बच्चे माँ बाप के लिए बल होना चाहिए, कमज़ोरी नहीं होना चाहिए। ये टिपिकल आद्या अनुज का सीन है कि ये लोग पिता बनने से पहले पति भूल जाते हैं क्या? ये मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, कैसे भी तरह अभिमान एक हो जाएंगे, लेकिन सवाल है कि उनको माफ़ी कमानी पड़ेगी। कोई भी इंसान, सब अबीरा को ही करना है, अभिमान को करना है, और कोई नहीं कर। ये वकील पेशे दिखते हैं लोग, और पुलिस पूरे बटालियन संभाल के रखे हैं माधव जी। ये कर क्या रहे हैं? किसने वहाँ पर सीन वहाँ पर रख दिया था कैमरा? किसको क्या पता था? क्या अभी भी दादी साहब चुपचाप रहे हैं कि अबीरा क्यों नहीं बता सकती कि कोई तो बताए कि उसको मेरे कॉल में फ़ोन में आया है? तानिया पे तो भी थी, तानिया को चुप बैठी थी और सब लोग फेस एक्सप्रेशन में बता रहे हैं। बस मुँह किसी को नहीं छोड़ रहा है, एक्शन में नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ अभिमान को करना है, ज़्यादातर अबीरा को करना है। और रियलाइजेशन भी आर्यन को ही करवाना है, अबीरा को। ठीक है, भाभी माँ समान होती है, उसमें भी माँ का वो होता है, सिर्फ अबीरा को ही करना है। एक प्रोटैगनिस्ट किसी को इंस्पायर करते हैं तो कि उनका जो आप इंस्पायर होते हैं उनसे, क्या थोड़ी बहुत तो सोच कर आप नहीं करते? साथ नहीं दे सकते कम कम? अभी देखते हैं कैसा मेरा बस वही आद्या का सीन चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, जिस तरीके से नहीं माने दिशा के माँ बाप, और यहाँ पे अरमान और आर्यन दोनों ही दिशा को बोल रहे हैं कि हम भाग कर शादी करेंगे। जाने भी वाले थे, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हबीरा ने अपनी स्टूपिड सी पोयम बोल बोल के इनका सर दुखा दिया, और इनका जो हर बार उधर ऊपर की तरफ देखने की वजह से बुआ सा कुछ शौक हो गया कि कुछ तो है, तुम ऊपर क्यों बार बार देख रहे हो करके। तब वो दिशा को आवाज देते, तब वो कहते कि हम भाग कर शादी करते हैं। तो उसने तैयार थी, लेकिन बुआ सा की आवाज की वजह से फिर वो लोग नीचे आते हैं। तब वो कहते हैं किसी एक को चुनो, या तो आर्यन या तो फिर अपने घर को। ये एक मैनिपुलेशन था, चाहे वो बुआ सा ने किया हो या फिर खुद उसकी माँ ने और उसके पापा ने, लेकिन ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही थी कि जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे
तो उसने अपने परिवार को चुना। गलत क्या किया? जिस तरीके से अबीरा ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई आर्यन को, और उसने कहा कि क्यों, उसका यही कहना है कि तुम भी अपने परिवार को छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ू? तब सब बोल रहे हैं कि लड़की परिवार छोड़ती है, लड़का कैसे छोड़ेगा? तो क्या जो झन्नाटेदार जवाब दिया है अरमान ने बुआ सा को कि आप तो वो बात करिए ही मत, क्योंकि शादी के बाद आप यही रह रहे थे। जब संजय फुफासा के परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये बात तो 100% सच है, क्योंकि संजय बंसल तो यही रह रहा है ना, अपने माँ बाप को छोड़ के, फिर उन्हें क्या हक बनता है? और ये लोग कहते हैं प्यार के बारे में बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, और वो सगाई कर रही है तो 2 दिन नहीं हुआ रिश्ता टूटे और सगाई कर रही है। क्यों भाई, क्यों ना करे? और ये विद्या को तो बस और कोई दिखता ही नहीं है, सिर्फ अभिरा ही दिखती है ब्लेम करने के लिए। आज तो सच्ची में मुंहतोड़ जवाब अभिरा को भी, सॉरी विद्या को भी मुंहतोड़ जवाब ही मिला है अभिरा की तरफ से कि ये अच्छा है, वो अपने परिवार को नहीं छोड़ेगी तो आप लोग ऐसे बातें करेंगे। और अगर आर्यन अपने परिवार को छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो लड़का है और वो लड़की है। ये डबल स्टैंडर्ड ही दिख रहे हैं यहाँ पे भी। अब तब जाके आर्यन के दिमाग में घुसा के उसने क्या गलती की है। और यहाँ पे हॉस्टल में वो मिलने आता है, नहीं मिल रही है, मायरा मना कर रही है अपने पापा से मिलने के लिए, झूठ बोलने के लिए बोला है मुक्ति को। लेकिन आज जिस तरीके से मुक्ति अरमान के पहले तो झूठ बोल दिया, लेकिन बाद में गले लगकर बोलने लगी, तो क्या हुआ बेटा? तो बोले वो सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, वो आपसे मिलना नहीं चाहती, मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं बोल रही है, वो समझ नहीं रही है। तब जाकर बोले आपको देखते हो तो मुझे पापा जैसी, मुझे पापा जैसी वाइब्स आती है। तुम्हारे पापा तो नहीं है, मुझे पता नहीं, मम्मी ने कभी बताया नहीं, लेकिन ये मम्मी ही उसकी नहीं है तो पापा कहाँ से होंगे? अरमान पोद्दार, ये वही वाणी है जो तुम्हें अंकल कहती थी। जैसे आज उसने भी कहा कि क्या मेरा आपके साथ कोई, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, तो तुम जानती ही हो, और अरमान भी तुम्हें जानता है, लेकिन अभी उसे पता नहीं है कि तुम ही वाणी हो। और आज जिस तरीके से अबीरा ने अपनी बेटी के लिए लेटर लिख के रखा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और जिस तरीके से उसके सर से लेके पैरों तक ऐसे हाथ घुमा रही थी, उसको शांत कर रही थी, वो सीन तो और दिल को छू गया कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को समझ सकती है। लेकिन ये बात विद्या और मेहर जैसी औरतें कभी नहीं समझ सकती। अरे विद्या माँ होकर भी आज तक कभी अरमान को नहीं समझ पाई, ना अपने बेटे को समझ पाई, तो मायरा को क्या ही समझेगी। और मायरा को भी लगा कि कोई मुझे मेरे पास है और मुझे छू रहा है। जैसे वो आराम से उसे हाथ घुमा रही थी तो वो धीरे धीरे शांत भी हो रही थी बिना देखे। और उसके लिए जो लेटर छोड़ा, उसमें जो उसने बातें लिखी, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। क्योंकि एक माँ होती है जो बच्चे को बहुत अच्छे से समझती है, उसका दर्द भी समझती है, इसलिए उसने वो सब कुछ लिखा कि नफरत को अपने अंदर पालने से हम सिर्फ नफरत ही फैला सकते हैं। अगर हम प्यार अपने दिल में रखेंगे तो सबको प्यार ही बांटेंगे। और दर्द को अगर पकड़ के रखोगे तो वो सिर्फ दर्द देगा, तुम्हें खुशी नहीं देगा। तो उस दर्द को तुम छोड़ दो। वो जो मुट्ठी तुमने बांध के रखी है नफरत और दर्द की, उसे जब तक खोलोगे नहीं तब तक तुम साफ साफ कुछ भी नहीं देख पाओगे। तुम्हें तब प्यार और सच्चा तुम्हारा दिल क्या कहता है वो सुनो, क्योंकि दिल की बात सच होती है। क्योंकि बच्चे भी एक कच्ची मिट्टी का घड़ा ही होते हैं, उससे भी घड़ना पड़ता है उसे। उसी तरह जिस तरह कुम्हार एक मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, उसी तरह एक माँ अपने बच्चे को भी संस्कार, दूसरों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना और उन्हें प्यार करना सिखाती है।
नफ़रत को अपने ऊपर इतना भी हावी मत होने दो कि तुम्हें प्यार ना दिखाई दे, दर्द ना दिखाई दे। और जिस तरीके से उसने, और तुम उसे याद करो कि कौन है जो तुम्हारे पापा की मदद करेगा, तो उसे भी शायद अबीरा दिखी और यहाँ पे अरमान को भी जो अबीरा ही दिखी। जब सब कुछ साफ हो गया तब तो तुम मिलने आई थी, मिली तो उसने मना कर दिया, तुम मिले तो नहीं। तो उसे थोड़ा शांत होने दो, वो अपने आप ही तुमसे बात करेगी। और प्रीकेप भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मायरा को यही लगा कि वो मेरे मम्मी को ही याद कर रहे हैं, इसीलिए वो फिर से अरमान के साथ बदतमीजी कर रही थी। और तब अरमान कहता है कि मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आ जाओ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, और तुम ही हो जो उसे वापस ला सकती हो। तब अबीरा ही उसे वापस लेकर आएगी। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विद्या के बारे में तो बढ़िया है, ना ही बात करो तो अच्छा, क्या ही बात करें। बात ये है, घूम फिर के एक ही बात आती है। तो खैर, आपने ये बात सही कही है कि किसी भी लड़की के लिए घर छोड़ना आसान नहीं होता है। ये बहुत डीप, कहीं ना कहीं दिल से बातें आती, हर औरत के दिल से आती हैं, क्योंकि जैसे ही बच्ची लड़की पैदा होती है, उसके बाद जैसे उसको थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, ये ख्याल पता नहीं उसके दिल में आता है, जहाँ आ ही जाता है या लाया ही जाता है कि एक दिन ये पराई हो जाएगी। लड़कों के लिए ये नहीं होता, इसलिए वो अंडरस्टूड होता है कि हम तो भाई अपनी मर्जी से जिएंगे। तो ये उसका जो एकदम से डिसीजन लेना था अपना दिशा का, वो बिल्कुल करेक्ट था। एक बार वो भागी भी, मगर फिर उसको लगा कि मैं कर क्या रही हूँ। सो बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और ख्याति जी, आपने भी सही कहा है कि काजल को भी और विद्या को भी, दोनों को ही अबीरा ने सही जवाब दिया है। काजल जो कभी अपने शायद ससुराल गई भी नहीं है, वो बात कर रही है, वो प्यार की भी बात करती है, सब बातें करती है, सिर्फ बातें ही करती है, करती कुछ नहीं है काजल। सही था। और विद्या की बोलती तो वहीं पे बंद कर दी, जैसे ही उसने उनके बेटों की करतूतें बता दी, जो विद्या अपने बेटों पे बड़ा गर्व कर रही थी। बढ़िया आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं क्यूकी की तरफ। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचरक्ति की सासी टूल के लिए। चलो, वंशी का परिवार एक हो गया और इनकी गहराई हुआ की, और कई सलाह कहे कि ऋतिक को साथ दे। और मिताली तो ऑफकोर्स अपनी हक मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं नैना उसके पीछे के हाथ है। और पहले मैं सोच रही थी कि नैना वाकई उसको बीमार है। अगर इतना हिम्मत हो सकता है कि एक बात बता रही है और ये कीमो दे रही है कि वाकई वो उसको बड़ा बीमारी है। खुदा ना करे किसी को भी ये बड़ा बीमारी हो जाए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। पर क्या इमोशनल मैनिपुलेट कर रही है तुलसी को, क्योंकि उसको बदला लेना है कि वैसे भी कैसे भी तरह अंदर जाना है उसको। बहुत लग्जरी से रहना है उसके, आन बान या शान के साथ, जिस तरह पूरे लग्जरी लाइफ स्टाइल से रहना है ये सब। और कह रही है कि उसको बिजनेस भी चाहिए, वीरानी का वो बड़ा नाम है और बहुत आराम से ज़िंदगी कट जाए। क्योंकि अगर यहाँ वाकई पछता रही है, मुझे नाने पर 1% विश्वास नहीं। कौन करता है जब अगर वाकई बहुत बीमार है तो उसको एक करने की चाहिए, उसको कैसे भी के अंदर कन्विंस करे और एक करना चाहिए। फिर क्यों अभी कह रही है कि मैं मिहिर की सौगंध बन रही हूँ, वाकई उसके बाद धोखे से अंदर आ सकती है, फिर तुलसी को बाहर कर सकती है। उसको तो बच्चे के जिम्मेदार वैसे भी नहीं चाहिए, सिर्फ मिहिर के साथ रहना है तो कुछ भी कर सकती है। अगर वाकई उसको गुड बुक्स में आना है, दोस्ती सिर्फ रखना है, तो उन्हें एक क्यों नहीं करती। अभी मिताली की वो कोशिश करती कि मिताली का कस्टडी जो बच्ची का पूरी वो दे देती। दैट इज़ एक स्टेप अपनी गुनाहों को भरपाई करना। फिर मिताली की हिम्मत नहीं होती उसको पूरा कस्टडी। अब ये कैसे हक हुआ, कुछ तो गड़बड़ है।
कैसे भी तरह गोमती उसको कस्टडी उसको दे देंगे, क्योंकि उसको हरकतें ऐसा है कि उसको मुन्नी को भी दे दे। ये क्या है? ये माँ है या कलेक्टर? कुछ भी नहीं है। कलेक्टर आसानी से वकील बोल सकती है, ठीक है, अपनी पावर नाजायज नहीं होता, लेकिन एक न्याय के लिए कर सकते हैं ना, क्योंकि अन्याय कर रहे हैं बच्चे पर। क्या कलेक्टर का जिम्मेदार नहीं होती? और अच्छे इंसान क्या स्टैंड ले लेते? तो अपने सीनियर से बात करते, अगर उसको कुछ श्योरिटी चाहिए या कुछ ऐसे कि वो गलत ना करे, ऐसे वो भी तो कर सकते हैं ना। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो कैसे भी तरह वृंदा ने संभाल लिया था, लेकिन ये लड़की भारती बहुत ऑब्सेशन है। अभी ये सीता बनने की कोशिश करेगी, पागलपन हट जाएगी। अगर उसको नहीं मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। ये दोनों थोड़ा संभाल के पाँव रखना पड़ेगा। और ये जो मैनेजर है, जैसे वृंदा के साथ खड़ा है, वो बहुत बड़ा घटिया आदमी, वही पैसा सब खा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो इतना क्यों वहाँ पर भरपाई करना। तो कहीं ना कहीं मुझे वो अंकुश या जो उसका नाम है, उसने बचाया था, जब उसके काम दिलाया था अंगद, शायद उसको हाथ मिला के वो कैसे भी तरह पता करेगा और वृंदा जल्दी से उसका पता कर देगी। ये कुछ है, क्योंकि इस रामलीला के टाइम में अंगद भी पकड़ेगा, क्योंकि यही तो वो लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि पीछे से जो भी होने वाला है उन्हें रुक जाए और रोक सकें। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। महिमा, तुम टेंशन मत लो, हम सबकी पे तुम्हारी बेटी के साथ है। वो बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगी। तुम अपना भी ध्यान रखो और साथ में अपनी बेटी का भी। कल का एपिसोड देखा, क्योंकि जिस तरीके से ऋतिक ने कहा कि हमारी मदद कौन करेगा, जो लीगल पेपर भेजे कस्टडी के। मिताली को अब टिम्सी की कस्टडी चाहिए, लेकिन वो जानता है कि उसकी बेटी का ध्यान वो कोई रख नहीं पाएगी। अरे जो लड़की झूठ बोलकर एक कंपटीशन में हिस्सा लेती है, वो क्या ही अपनी बेटी का ध्यान रख पाएगी। 2 घंटे के लिए उसके पास रहे तो सिर्फ बर्गर खिला के अपनी बेटी को शांत कर दिया। तब उसे याद आता है कि हमें हेमंत चाचू को फ़ोन करना है। जब हेमंत को फ़ोन किया तो वो मलेशिया गया है, इसलिए वो कहा अब हमारा केस कौन लेगा, और ऐसा वकील चाहिए जो हमारे हक में फैसला सुना है। तब ऋतिक को गोमसी की याद आती है और वो कहती है कि गोमसी, तो बोले वो नहीं आएगा। तब ऋतिक ने कहा मेरे कहने पर आएगा। जब उसने कहा पापा आप बात कीजिए, तो मेरे कहने पर तो नहीं आएगा, तो मेरे कहने पर आएगा। और वो फ़ोन करता है, और यहाँ पे गौतम अपनी पत्नी को, अपने बेटे को घर लेकर आया। अपने घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ साफ कर रहा है। तो वो कह रही है कि तुम टेंशन मत लो, हम मिलकर कर लेंगे। और आज गौतम बहुत खुश है, क्योंकि उसका बेटा और पत्नी दोनों वापस उसके घर आए। और उसने कहा कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, हम मिलकर सब कुछ कर लेंगे। और तभी ऋतिक का फ़ोन आता है। तब वो कहते हैं कि फ़ोन क्यों आ रहा है। तब वो कहते हैं कि उठाओ। नकुल कहता है पापा उठाइए। तब वो सब कुछ बताता है गौतम को कि क्या हुआ है। मिताली ने कस्टडी केस किया है, उसे टिम्सी की कस्टडी चाहिए, लेकिन वो एक माँ बनने के लायक नहीं है। उसने सब कुछ बता दिया जो उस टिम्सी के साथ उसने किया। तो वो कहता है कि मुझे प्लीज़ भाई आप मेरा केस लड़िए, आपके अलावा कोई ये नहीं कर सकता। तब नकुल कहता है कि पापा आप भी जानते कि एक बेटे का अपने पिता से अलग हो जाना कितना दर्द देता है, क्योंकि आप वो दर्द भुगत चुके हो।
क्योंकि जिस तरीके से गोमसी को भी उसके बेटे ने नहीं अपनाया, जिसे नफरत कर रहा था, ताने दे रहा था, तो उसे पता है कि बेटे से दूर रहने का दर्द क्या होता है। तो आप केस लड़िए। और मिहिर बहुत खुश है। पहले नकुल सामने आया, बाद में दामिनी आई, तो सब भी खुश हो गए कि दामिनी तुम सब ठीक हो, तुम अब साथ में हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुलसी को भी पता चलेगा तो वो भी खुश हो जाएगी। और मैं तो चाहती थी कि गोमसी के साथ नकुल और दामिनी भी आने चाहिए थे शांति निकेतन। आएंगे, अभी नहीं आएंगे, बाद में ज़रूर आएंगे। इसलिए गोमसी तैयार हो गया केस लड़ने के लिए और कहा कि ठीक है, मैं अगली फ़्लाइट लेकर ही आ रहा हूँ शांति निकेतन। और यहाँ पे मुन्नी को कुछ काम आया, इसलिए वो ऑफिस जा रही है। तब वो कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊँगी। नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कुछ काम आ गया अर्जेंट, इसलिए उसे जाना पड़ा। तो वो गई है। अब वो किस लिए वो काम है या फिर कोई और काम है, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि गोमसी भैया आए, उससे पहले हमें सब कुछ तैयार करके रेडी रखना पड़ेगा, ताकि उन्हें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और ये कस्टडी तो ऋतिक को ही मिलेगी, क्योंकि अगर ये केस कोर्ट में लड़ा गया तो सब कुछ बाहर आएगा, जो नोएना ने मिहिर के साथ किया, और उसने जो कंपटीशन में हिस्सा लिया, जो झूठ बोल करके वो कुंवारी है, तो यहाँ पे अगर नजर भी उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ये बात वो भूल गई है। और दामिनी ने भी कहा कि पहली बार तुमने केस लड़ा, गलत इंसान के लिए लड़ा, लेकिन इस बार गलत इंसान के लिए लड़ोगे, क्योंकि पहले रणविजय गलत था, लेकिन यहाँ ऋतिक सही है। एक माँ से बेटी को पहले छीना, अब एक बाप को उसकी बेटी दिलानी है। बहुत अच्छा लगा दामिनी का बोलना। और यहाँ पे वृंदा अंगद पकड़े गए। अब वृंदा ने कह दिया कि मैं मीटिंग में गई थी, क्योंकि आप लोग तो जब देखो तब लड़ाई झगड़ाई करते रहते हो, और आप इस पर उंगली उठा रहे हो, जिसने मेरे सर पर पत्थर मारा वो भी आप लोगों के कहने पर। और ये क्या बात हुई भाई कि वो कहाँ जाए, क्या करेगा, किसके साथ बात करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, इसका फैसला आप लोग लोगे। और सही कहा कि लोग जो अफवाह जो बातें कर रहे हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कुछ भी अच्छा नहीं, इसलिए मैं वर्कर्स को लेकर गई थी मीटिंग में, ताकि हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे। और अब वहाँ पे हर साल रामनवमी की जो ये होती है, जो वो लोग रोल प्ले करते हैं, जो नाटक करते हैं, वो अब करना है। तो इसलिए उसने कहा कि दीपू जी आप ही सब कुछ इंतज़ाम करेंगे, जैसे हर साल करते आए हैं, सब कुछ आपको ही संभालना है। कॉस्ट्यूम बाकी सारा खर्च वृंदा देगी, लेकिन ये नाटक कैसे करना, क्या करना, वो सब कुछ उन्हें देखना है। और यहाँ पे ये विक्रम ही है जो बेईमान है। अब देखो ऑर्डर पूरा हो गया तो उसको उसमें से एक कार्टून चुराना है, यानी यही वर्कर्स के साथ उनके टाइम पर पैसे नहीं देता होगा और उनके साथ गलत व्यवहार करता होता, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है फैक्ट्री में। और ये भारती कर क्या रही है? भारती, भगवान भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो राम बने उसके साथ सीता कोई गलत लड़की हो, क्योंकि भगवान के जो प्रोग्राम रहता है उसमें कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। भारती ने जो चीट चेंज किए ना, वो फिर से बदल जाएंगी और नाम तो वृंदा का ही आएगा। अंगद के साथ सीता तो वृंदा ही बनेगी, क्योंकि वही दोनों पति पत्नी है। अब तुम ये प्यार मत करो, वरना तुम्हें सिर्फ आंसू मिलेंगे और दर्द मिलेगा। सच में ये मिताली इडियट है। क्या सोचकर उसने ये कस्टडी का केस किया है? उसे पता नहीं है कि उसके घर की हिस्ट्री क्या है, खुद के घर की हिस्ट्री भूल गई है क्या, कि उसकी मासी ने वीरानी इसके साथ क्या किया, मिहिर के साथ क्या किया है, वो सब भी बाहर आएगा। और आज तो अजय की माँ उसे धमकाने आई है परी को, लेकिन कल हाथ जोड़कर फिर से परी का रिश्ता भी मांगोगी। और यस सुचि जी, बिल्कुल डाउट हो रहा है कि ये नोएना को बीमारी है भी कि नहीं, है ना, क्योंकि जिस स्टेज पे बीमारी है उस स्टेज पे इतना नॉर्मली सब कुछ हो रहा है कि बीमार तो कहीं से लग नहीं रही है। और बाकी भी सब चल ही रही है वो कि शादी करवा दो, ये वो सब। सो देखते हैं। और ख्याति जी आपका भी कहना सही है
कि गोमजी का परिवार मिल गया, मिहिर बहुत खुश हो गया। और सिर्फ यही कारण नहीं है मिहिर के खुश होने का, ये भी है कि वो तुलसी को यही तो देना चाहता था उसके आने पे, कि उसका परिवार एक कर दिया मिहिर ने। तो मिहिर बहुत खुश है, बिल्कुल करेक्ट। ये थे दोस्तों आज के हमारे रिव्यूज हमारी बहनों के। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.